हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, द एमर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द एमर्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल्स के बारे में। और आप लोगों ने पेपर दिया होगा, प्रीवियस पेपर आपने लगाया होगा। यू मस्ट नो कि कंडीशनल्स से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडीए और सीडीएस के लिए तो ये एक तरह से बहुत पसंदीदा मोस्ट फेवरेट मटेरियल है, और कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिस साल इससे क्वेश्चन ना पूछे गए हों। गारंटी है, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। 20-25 मिनट की चर्चा होगी आई थिंक। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल्स के बारे में। तो सबसे पहले कंडीशनल के कंजंक्शन कौन कौन से हैं, कैसे आप जानेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शन लगे होंगे तो कंडीशनल होंगे। फिर मैं कंडीशनल के टाइप्स पर चर्चा करूंगा। दो चीज़ें, पहले कंजंक्शंस की बात कर लें तो एक कंजंक्शन है इसका इफ़, ठीक है। दूसरा कंजंक्शन है इसका अनलेस, और तीसरा कंजंक्शन है इसका इन केस, ठीक। चौथा कंजंक्शन है इसका प्रोवाइडेड। क्या है? प्रोवाइडेड। ये वर्ब भी है और कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। प्रोवाइडेड के साथ कभी कभार दैट लगा हुआ मिल जाता है। तो ये चार हो गए कंजंक्शंस, ठीक। इन चारों कंजंक्शंस में जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा वो है इफ़। कंडीशनल में यही यूज किए जाते हैं, ये सब कम आते हैं। अब ध्यान रखना कि इफ़ का मतलब क्या होता, यदि अगर। आपको हिंदी से ज़्यादा मतलब होगा नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यदि अगर। अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि के साथ नॉट लगा हुआ है। यदि के साथ क्या लगा है, इसमें नहीं लगा हुआ है। इफ़ नॉट एक साथ में, तो अनलेस इज इक्वल टू इफ़ एंड नॉट, ठीक, दोनों साथ में है। इन केस का मतलब वही हुआ जो इफ़ का है, और प्रोवाइडेड दैट का भी मतलब वही हुआ जो इफ़ का है। ये इतनी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, ठीक। अब इनके साथ कुछ शर्तें हैं। एक शर्त ये आप याद रखिएगा, टेंस का मामला है ये जो शर्त मैं बताने जा रहा हूँ, दैट बिलोंग टू द टॉपिक ऑफ टेंस। लेकिन याद रखिएगा कि जितने भी ये कंडीशनल्स हैं इनके साथ कभी विल या शैल नहीं यूज किया जाएगा। याद रखिएगा, इनके साथ विल शैल क्या होता है, नॉट यूज्ड, नेवर यूज्ड, कभी नहीं लगाया जाता। एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं यूज करना है। क्या नहीं करना है? अनलेस के साथ अगर कभी नॉट का यूज होता है तो ये गलत होगा। दो बातें पहले ये हो गई, उसके बाद इसके टाइप्स पर हम लोग चलेंगे। तो पहले इन दोनों बातों पे जो मैंने अभी आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे, ठीक है। तो आइए, ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख रहा हूं कि कहीं अगर लिखा हो इफ you will follow my advice, if you will follow my advice, comma, you will succeed, ऐसे लिखा। किनारे पहुंच गया ज़्यादा शायद दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा तो नीचे लिख दे रहा हूं, you will succeed। ये आ गया, आपका पूरा हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है, इफ़ से, कंडीशनल से स्टार्ट होता है, तो इस वाले क्लॉज में हमें विल नहीं लगाना है। और ये जो दूसरा वाला यू के साथ विल है ये करेक्ट है, ये रहेगा, वो गलत नहीं होगा। गलत किस में होगा? जो इफ़ के साथ वाला होगा वो वाला विल शैल गलत हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरे अगर लगाते हो, सपोज जैसे ये कहा जाए कि आई विल लेंड यू माई नोट्स, आई विल लेंड यू माई नोट्स, ठीक। आगे लिखा इन केस यू विल रिटर्न इट, इन केस यू विल रिटर्न इट टुमारो, ऐसे लिखा हुआ, ठीक। अब इसमें क्या गलत हुआ? तो कंडीशनल यूज कहाँ किया गया है? इन केस यहाँ यूज किया गया। तो ये वाला विल जो है वो करेक्ट है, और इन केस के बाद ये जो यू विल लिखा हुआ है दैट विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। ये वाला विल हमें नहीं लगाना है, ये गलत हो गया। अब एक तीसरा वाला भी देख लो जो अनलेस के साथ मैंने बोला था
जैसे कहीं ये लिखा हो कि आई विल नॉट let you go unless you। अब इसके साथ will not तो नहीं लगता है, लेकिन मैं दूसरा लगा रहा हूं, unless you do not tell me the truth, unless you do not tell me the truth। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस में कंडीशनल की कौन सी गलती हुई? आई विल नॉट लेट यू गो, यहाँ पर विल करेक्ट है, यहाँ गलत नहीं है। ये लगा आपका अनलेस। जैसे ही यहाँ अनलेस लगा तो अनलेस के साथ मैंने कहा था कि हम नॉट नहीं लगाते, तो अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाते तो ये डोंट का यूज गलत हो गया। तो याद रखना ये सुपरफ्लुअस हुआ, अनलेस ऑलरेडी निगेटिव है, इसके साथ नॉट लगाना इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये दो चीज़ें पहले बेसिक थी कि विल सेल नहीं लगना है कंडीशनल्स के साथ, दूसरा अनलेस के साथ डू नॉट नहीं लगना है। ये दो बेसिक थे, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर में। ठीक है, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स पे, और उस टाइप्स में कुछ एरर्स होती हैं उन पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स 3 तरह के होते हैं। कुल कितने कंडीशनल्स हैं? 3 कंडीशनल्स हैं जी। और वो कौन कौन से हैं? एक देखो, एक होती है पॉसिबल कंडीशन। मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन है जो अभी भी पूरी हो सकती है। पॉसिबल कंडीशन ये अभी भी पूरी हो सकती है। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग विश या डिजायर। स्ट्रॉन्ग विश या प्रोबेबल लिख दो, ऐसे लिख देते हैं लॉस्ट कंडीशन। कुछ लोग इसको कहते हैं प्रोबेबल कंडीशन, मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या लिख दिया हूँ? लॉस्ट। अगर मैं यहाँ प्रोबेबल लिखता हूँ तो पॉसिबल प्रोबेबल में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और तीसरा लिख दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग डिजायर या हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। टेक्निकल नाम इसका क्या है? हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन में एक तरह से हाइपोथेसिस होती है, एक सिचुएशन को इमेजिन किया जाता है, कल्पना की जाती है, नॉट फैक्ट, दैट इज फिक्शन। वो फैक्ट नहीं होता, फिक्शन होता है, काल्पनिक होता है। ठीक, अब इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल देखो। एक एक एग्जाम्पल क्या है? सपोज यहां मैं एक सेंटेंस लिखूं कि इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will win the prize। if you work hard you will win the prize। ये लिखा। अगर आप मेहनत करते हो तो आप प्राइज जीत जाओगे। ठीक है, ये विन दिख रहा है कि नहीं? आपको कुछ और लग रहा होगा तो मैं फिर से लिख दूं W। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज। अगर आप मेहनत करते हो तो आप प्राइज जीत जाओगे। ये बात क्लियर हो गई। तो ये बताओ कि ये पॉसिबल है या मौका हाथ से निकल चुका है? इज दिस कंडीशन पॉसिबल और यू हैव लॉस्ट द चांस? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो आप प्राइज जीत जाओगे। नाउ यू हैव चांस इन योर हैंड, स्टार्ट वर्किंग एंड यू विल गेट सक्सेस। मेहनत करना शुरू करो, सक्सेस मिल जाएगी। अभी मौका है, बीता नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो फ्यूचर की कंडीशन पर लगी है। अब दूसरा देखो, लॉस्ट कंडीशन में क्या होता है कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड रीच्ड इन टाइम, ऐसे लिख रहा हूं, इफ यू हैड रीच्ड इन टाइम, अगर तुम टाइम से आए होते तो यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो ट्रेन मिल गई होती। You would have caught the train। इस वाले सेंटेंस में क्या है? If you had reached in time, अगर तुम टाइम से आए होते, अगर तुम टाइम से पहुंचे होते तो तुम्हें ट्रेन मिल जाती। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि ट्रेन गई। ऐसे इमेजिन करो, जैसे मान लो आज आप ट्रेन पकड़ने गए, 9:30 बजे की ट्रेन थी, 9:30 की ट्रेन थी, आप पहुंच रहे हैं कितने बजे? 9:35 पर। और ये इत्तेफाक हो गया, वैसे होता नहीं है जल्दी इंडिया में ट्रेन जल्दी से, मतलब 9:30 की हो और 9:30 पे आके चली जाए, ऐसा होता नहीं है।
जनरली वो 2-4 मिनट लेट ही होती है, और 4-6 मिनट 10 मिनट की लेट को ट्रेन का लेट होना नहीं कहते, ठीक है, वो ऐसे होता है। तो 9:30 की ट्रेन 9:30 पे आके चली गई, आप पहुँचे थे आदतन रोज़ की आदत के अकॉर्डिंग की ट्रेन तो टाइम से आएगी नहीं, जाएगी नहीं, चलते हैं 3:35 तक पहुँचे, 3:35 पर पहुँचे, जैसे ही पहुँचे पता लगा ट्रेन जा चुकी है। अब आज की ट्रेन चली गई, आपके दोस्त ने कहा यार 10 मिनट पहले आए होते तो ट्रेन मिल जाती, तो नाउ यू हैव नो चांस, द ट्रेन यू हैड कम टू कैच हैज़ गॉन, वो जा चुकी है, जो ट्रेन पकड़ने आप आए थे वो जा गई है, मतलब चली गई है, मौका आपके हाथ से निकल चुका है। अब आप कल आधा घंटा पहले आएंगे तो कल वाली ट्रेन मिलेगी, आज वाली ट्रेन नहीं मिलेगी, आज वाली गई, तो कल आप 10 मिनट पहले आएंगे तो कल मिलेगी ट्रेन, ये वाली कौन सी है, पॉसिबल कंडीशन। आज जो ट्रेन छूट गई चली गई, उसके लिए हम क्या कहेंगे, इफ़ यू हैड रीच्ड इन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर तुम टाइम से आते तो तुम्हें ट्रेन मिल जाती। अब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में आओ, हाइपोथेटिकल कंडीशन में किसी ने फ़ोन करके कहा कि यार मैं स्टेशन आ रहा हूँ, मुझे रिसीव कर लेना। अब पानी बहुत तेज़ बरस रहा था, आप स्टेशन पर उतरे, पानी खूब झमाझम बरस रहा था, इतना इतना पानी लगा था, और आप स्टेशन नहीं पहुंच पाए। दोस्त ने कंप्लेन किया, क्या यार मैंने तुम्हें कहा था कि आ जाते रिसीव कर लेते, तो तुम कहोगे यार कोई साधन नहीं चल रहा था, कार होती तो मैं आ जाता, बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आ पाया। तो तुम क्या बोल रहे हो, इफ़ आई हैड अ कार, क्या बोला, इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। तो ये इफ़ आई हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, याद रखना, इस हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। इफ़ आई हैड अ कार, आ लगाना भूल गया मैं बच्चा लोगों, इफ़ आई हैड अ कार, आगे लिख रहे हैं कि आई वुड रिसीव यू, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड रिसीव यू, ये सेंटेंस हुआ, ठीक। अब तीनों में फ़र्क क्या है, इसमें कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें रिसीव कर लेता स्टेशन पर से, ठीक, कार नहीं थी तो नहीं आ पाए, मतलब क्या हुआ, ये कोई शर्त नहीं है, ये क्या है, एक इच्छा है, एक कंडीशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन रही है, ठीक है। अब तीनों में फ़र्क देखना, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये इफ़ यू के साथ वर्क हार्ड कौन सा टेंस बन रहा है, ये टेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक, क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यू के साथ विल और विल लगाया, ये क्या बना, ये बना फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक। कॉम्बिनेशन देखना, जो कंडीशन पॉसिबल है, पॉसिबल कंडीशन जो है जो फ्यूचर में पूरी होगी, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, क्योंकि विल के इफ़ के साथ विल सेल नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ से विल सेल हट गया, ठीक। और उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट कंडीशन के लिए लगा दिए। दूसरा लॉस्ट कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें हम मौका हाथ से गंवा चुके हैं, वो चांस निकल चुका है, उसमें क्या करते हैं हम, इफ़ के साथ देखो हैड और थर्ड फॉर्म लगी है, अब हैड के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना क्या कह रहा है, पास्ट परफेक्ट कह रहा। नीचे आ जाओ, हैड लगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगी है तो इसको हम क्या मानेंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानेंगे, और ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब आगे का रिजल्ट देखो, जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी थी तो हमने क्या लगाया था, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव, और ये क्या लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से ध्यान दो, जब हम इफ़ के साथ हैड और थर्ड फॉर्म लगाए हैं, यानी इफ़ के साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाए हैं, तो हमारा रिजल्ट किस में जा रहा है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म में जा रहा। और जब हम केवल हैड लगाए हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगाए हैं, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो हम केवल क्या लगाए हैं, केवल वुड लगाए हैं, इसके साथ हैव नहीं लगाए हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। तो अब देखो कॉम्बिनेशन, जब हम फ्यूचर में थे, कंडीशन फ्यूचर में थी तो रिजल्ट विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। जब कंडीशन पास्ट में थी, हाइपोथेटिकल था, जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाए हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट लगाए हैं, तो इसी विल की क्या हो गई है, वुड हो गई। जब हम इसको परफेक्ट में ले गए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाए, तो हमने विल की पास्ट कर दी, वुड हो गया, फिर परफेक्ट बनाया, इसका हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई।
तो हमेशा आपको ध्यान का रखा है, एग्जाम में बता क्यों रहा हूँ इसको, पर्पज ये है कि जब भी आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो क्या लगाएंगे, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब आपको केवल हैड मिले, इसके साथ थर्ड फॉर्म ना मिले, तो अब आप क्या लगाएंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जब आपको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिले, तब आप क्या लगाएंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको मिटा करके इसी का फॉर्मेट बनाता हूँ। सारा माजरा यहाँ खत्म हो चुका है, माजरा खत्म हो गया। अब मैं इसी की फ्रेमिंग कर दे रहा हूँ ताकि आगे चल के आप लोगों को सुविधा रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लिया होगा आई थिंक अब तक, क्योंकि मैं मिटा चुका हूँ, अब कोई चांस बचा नहीं। फिर वह यहाँ वही प्रॉब्लम लॉस्ट कंडीशन लागू हो रही है। अगर स्क्रीनशॉट, अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होता, सोचो अगर 2 मिनट, अगर सर 2 मिनट रुक गए होते तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता। अब मौका नहीं है, अब मिट चुका है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या बन रहा है हमारे पास, कंडीशनल का फॉर्मेट देखो। कंडीशनल का फॉर्मेट बच्चा ये बन रहा कि हम इफ के साथ सेंटेंस ले रहे हैं, सारे के सारे इफ के साथ ले रहे हैं, सब में इफ लगा हुआ है। अब बिना इफ वाला भी बताएंगे, अभी पहले इफ के साथ देख लो। इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, इफ के साथ क्या आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया। ठीक, अब इसको भी लिख लेना। या इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आया, इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आया, या इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आया, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आया। ये 3 चीज़ों पे आ जाओ, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट और इफ के साथ पास्ट परफेक्ट। तो अब कम्बिनेशन क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, थोड़ा और कम जगह ले, नहीं तो आगे लिखने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए कम जगह में आते हैं, ये इतने पर ले रहा हूँ। ठीक, इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें आगे क्या लगाना है, विल या कैन। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, कभी कभी कैन की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो तो हम क्या लगा देंगे, वुड, और कैन की ज़रूरत पड़े तो कुड, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, वुड या कुड, इसके साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इतना अपने दिमाग में बैठा लो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। अब ये आई मज़ा, इसको नोट करो जितना करना हो। ठीक है, नोट कर चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, ले लो। ठीक है, बहुत बढ़िया से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी प्लान को। इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक एक करके देखना है। ठीक, तो इस पे आओ, ये पहला वाला फ्रेम है इफ के साथ प्रेजेंट का। ठीक है, मान लो इसमें कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हो, इसको मैं बता तो चुका फिलहाल, जैसे इफ लगा है, इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद कर देते हो तो आई कैन पास द एग्जाम, तो एग्ज़ाम मैं भी पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ कैन भी लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक, कैन लगाओगे तो ये क्षमता में आ जाएगा, अगर आप मेरी मदद कर देते हो तो मैं भी एग्ज़ाम पास कर सकूँगा, तो ये हो गया कैन में आ गया, मैं पास कर सकूँगा, क्षमता मेरी बढ़ जाएगी, पास कर लूँगा। और पास कर लूँगा श्योरिटी में है तो विल लगा लो, तो कैन और विल दोनों चलता है। अगर यहाँ एग्ज़ाम में सपोज करो कि एग्ज़ाम में कहीं यहाँ पर वुड लगा दिया, ठीक, तो ये लगा इफ़ यू हेल्प मी आई वुड पास द एग्ज़ाम, ये गलत हो जाएगा। अगर इफ़ यू हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ वुड नहीं हो सकता, क्या होगा, विल होगा या फिर कैन होगा, यही एग्ज़ाम में एरर पूछी जाती है। या यहाँ पर वुड हैव लगा दिया, सपोज एग्ज़ाम में गलती क्या होगी उस लिए बता रहा हूँ, तो ये पूरा एग्ज़ाम के पॉइंट से। अगर यहाँ लिखा होता आई वुड हैव, ठीक, आई वुड हैव पास्ड
द एग्ज़ाम। तो अब क्या गलत हो गया बच्चा, देखो यू के साथ हेल्प लिखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये वुड हैव हो ही नहीं सकता, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ वुड हैव पास्ड नहीं होगा, तब क्या होगा, ये आई विल पास हो जाएगा। ये इतनी गलतियाँ ऐसे होती हैं। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ वुड का, कुड का, वुड हैव का, कुड हैव का कोई गुंजाइश नहीं है, केवल विल लगा सकते हो या कैन लगा सकते हो, ठीक। क्लियर हो गया ना ये मामला, ठीक। अब दूसरे वाले पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक कर चुके, दूसरा प्लान जो किस में था, पास्ट परफेक्ट वाला था। तो इसमें आ जाओ, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद क्या लगा था, वुड या कुड, इसके साथ हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो माइट भी लगा सकते हो, हालांकि माइट का यूज बहुत कम है, रेयर, मैंने देखा नहीं है कभी। वुड और कुड में ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, वुड होता है, कभी कभार कुड या ये सब भी आ जाता है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, सपोज कहीं लिखा है इफ़, ठीक, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, ठीक, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी। आगे लिखा आई वुड हैव सेव्ड यू। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें बचा लेता। क्या लिखा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुम मुझे बता दिए होते तो मैं तुम्हें बचा लेता। मतलब अब कोई चांस नहीं बचा, अब उसको सजा हो चुकी है। गलती इसमें क्या हो सकती है, जैसे लिखा इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, इधर गलती होगी तो क्या होगा, मान लो ये हैव इन्फॉर्म्ड ना का हैव सेव्ड ना होकर आई वुड सेव यू ऐसे लिखा हो एग्जाम में, आई वुड सेव यू, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। गलती कहाँ हो गई, गलती यही हो गई। तो वुड सेव नहीं होगा, क्या होगा, ये होना चाहिए था वुड हैव सेव्ड, ये ऐसे होगा, ठीक। एक गलती यहाँ हो जाती है, ठीक। तो चलो यहाँ वाली बात समझ गए। अगर ये इफ़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब आ जाओ यहाँ सही कर देते हैं, उधर गलती देखते हैं क्या हो सकती है, ठीक है। अगला है, यहाँ मैं ठीक ठीक लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, आपको गलतियों से मिला रहा हूँ क्या क्या गलतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, ये हो गया। अब यहाँ क्या गलती हो सकती है, इफ़ यू हैड से इन्फॉर्म्ड, मान लो यहाँ पर लिखा होगा इफ़ यू इन्फॉर्म्ड, हैड ना लिखा हो, केवल लिखा हो इन्फॉर्म्ड, इफ़ यू इन्फॉर्म्ड मी, तो इफ़ यू इन्फॉर्म्ड मी तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इफ़ यू के साथ देखो, अगर यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो यहाँ पे अभी क्या होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। यहाँ क्या होता, हैड इन्फॉर्म्ड होना चाहिए था, ये गलती हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, कभी कभी यहाँ इसको लिखने में एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। कौन सा तरीका अपनाते हैं वो देखो, ये यहाँ लिखा इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, ये मैंने सही कर दिया, ठीक, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी। कभी कभी क्या करते हैं कि ये ऐसे ना लिख करके इफ़ को हटाने के लिए हैड को पहले कर देते हैं। सपोज ऐसे लिखा है हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, तो सेम चीज़ है, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी या हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, दोनों बातें। हैड लगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, अगर हैड पहले लगा दिया तो वो क्या होता है, कंडीशनल का काम करने लगता है। तो हैड यू इन्फॉर्म्ड के बाद भी हम क्या लगाएंगे, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये कम्बिनेशन भी फिक्स है, पक्का है, ठीक, ये बात जान लो। अब हम लोग तीसरे सेट पर चल रहे हैं। तीसरा सेट क्या हुआ, इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा। आगे बढ़े, तीसरा सेट क्या है, इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट हुआ अगर, ठीक, अगर इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो हम क्या करेंगे, इफ़ और ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले सेट में होगा वुड होगा या तो फिर कुड होगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिक्स है, वहाँ वुड हैव मत करना, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म मत करना। जैसे कोई सेंटेंस ऐसे लिखा है
कि इफ यूअर या इफ आई वर लगा दे, ये ज़्यादा अच्छा बनता है। इफ आई वर अ मिलियनायर, इफ आई वर अ मिलियनायर, अगर मैं करोड़पति होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, तो आगे लिखा है आई वुड हैव गिफ्टेड यू अ कार, तो मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट कर देता। भाई ठीक है, सपने ही हैं, बड़े सपने देखने में हर्ज ही क्या है आखिर। चलो, इफ आई वर अ मिलियनायर मतलब ये हकीकत नहीं है। इफ आई वर अ मिलियनायर, अगर मैं करोड़पति होता, मतलब कि मैं हूं नहीं फिलहाल, होता तो एक इमेजिनरी कंडीशन है। अब ये वर क्या है, वर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखो वर के बाद कोई वर्ब लगी है, नहीं लगी है, तो वाज वर क्या मानी जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म लगी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वाज वर के बाद अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म मानी जाती है। और टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये अपने दिमाग में बैठा हो, कंसीडर करो। तो इफ के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो यहाँ पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होगी, तब क्या होगी, तब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, आई वुड गिफ्ट यू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये लिखा है इफ आई वर अ मिलियनायर, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि वर को पहले कर दिया, वर को पहले कर दिया तो इफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब क्या होगा, वर आई अ मिलियनायर, वर आई अ मिलियनायर, तब ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वर आई अ मिलियनायर का वही मतलब होता है जो मतलब था इफ आई वर अ मिलियनायर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। अब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों काल्पनिक है, दोनों फैंटेसी हैं, कोई भी फैक्ट नहीं है। इच्छा है कि अगर मैं करोड़पति होता तो फिर ये काम कर डालता, लेकिन ये इच्छा ही रह जाती है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो जाएगी तो फिर जानते हो फ्यूचर का कंडीशन आ जाएगा। अभी ये जब तक इच्छा है तब तक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। रिजल्ट में इसके क्या आना चाहिए, रिजल्ट में इसके आना चाहिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, कार गिफ्ट करने में वुड लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और करोड़पति होने की इच्छा करने में क्या लगेगा, वर के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव यूज कर देंगे, ये हो गया। और एक हैड के साथ मैंने बताया था कि अगर हैड के साथ केवल नाउन लगा हो, जो पहले वाले में बताया था, हैड के साथ केवल नाउन होगा तो भी पास्ट इंडिफिनिट होगी। वो सिचुएशन भी देख लो एक बार और एक एग्जाम्पल से, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें स्टेशन से रिसीव कर लेता, अगर होती तो ना, मतलब सोच ही रहे हैं कि अगर ऐसा होता। जैसे हमने कहा था इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार, आगे लिखा आई वुड हैव, गलत कर दे रहा हूं, आई वुड हैव रिसीव्ड यू, आई वुड हैव रिसीव्ड यू फ्रॉम द स्टेशन। अब इसमें गलती क्या है, देखो ये हैड देख के आपको लग सकता है कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट, बट यू आर कंफ्यूज्ड। अगर ऐसा सोच रहे हो तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। हैड के साथ जब तक थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। अगर हैड के साथ कोई पोजीशन दिया है, कार दिया है, तो दिस हैड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव एंड इट इज पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। ऐसा हैड क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। और यहाँ वुड हैव के साथ रिसीव्ड नहीं आना चाहिए था, तब केवल वुड रिसीव होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो हैड को लेकर के कंफ्यूज मत होना। तो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस व्हिच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक। आई थिंक कि अब कोई कंफ्यूजन इसमें होनी नहीं चाहिए। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।